हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का अगला पार्ट। जैसा कि आपको पता है कि सीडीपी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसमें हमारा ये अगला कदम है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन करना हुआ शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका ऑनलाइन जो है कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए आपको कथन और तर्क वाले अधिक क्वेश्चन इस टाइम पे देखने को मिलेंगे। अगर आप पिछला पेपर भी देखते हैं, जो भी जल्दी हाल ही में 21 जनवरी को पेपर हुआ था, तो उस दिन भी इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी आपको देखने को मिले होंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है कि गलतियाँ ज़्यादा करके आते हैं। तो इस वजह से आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चंस को। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या है कथन, क्या बोल रहा है कि इस बच्चों का जो शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। क्या यह कथन आपको सही लग रहा है? तो बिल्कुल बात सही है कि बच्चों का जो भी शारीरिक विकास क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। बिल्कुल बात सही है पहला। दूसरा दिया है कि बचपन में विकास के जो सभी आयाम हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को बेहद जो है कि प्रभावित करते हैं। तो ये पॉइंट भी यानी तर्क भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका क्या दिया गया है कि सही विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन है कि ए और दोनों सही हैं, तो ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है, या ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो जैसा कि हमने देखा है कि ए भी सही है, दूसरा भी सही है, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर, तो पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों तो सही हैं, साथ साथ में ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया था। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास। सेकेंड जो क्वेश्चन है कि दिया है कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास जो है सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। समीप दूराभिमुख सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, या एक रूपता का सिद्धांत। तो विकास का वह सिद्धांत जो विकास सिर से शुरू होता है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? शीर्षगामी सिद्धांत इसको क्या कहते हैं? शीर्षगामी सिद्धांत, क्योंकि शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है, इसको कहते हैं शीर्षगामी सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था दोस्तों कि डैश आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो परिपक्वता, पाड़, अनुकूलन, सामाजिकरण। तो देखिए अगर हम बात करें तो जो परिपक्वता आनुवंशिक स्वभाव की क्या करता है, पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को क्या करता है, संदर्भित करता है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी कारक संज्ञानात्मक विकास की दशा को निर्धारित करते हैं? परिपक्वता, अनुबंधन, सजा, क्रिया, सामाजिक अनुभव। तो देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसमें सही आंसर क्या बनेगा? तो परिपक्वता को इन्होंने जो है कि जेन पियाजे साहब ने का संज्ञानात्मक विकास को निर्धारित नहीं किया है। बाकी अगर बात करते हैं तो जो दूसरा है अनुबंधन, यहाँ पर 1 मिनट ध्यान से देखिए क्या दिया है कि जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की दशा को निर्धारित करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन जो है कि आपका सही है? तो निश्चित रूप से अगर हम बात करते हैं कि परिपक्वता, अनुबंधन और क्रिया, पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा सामाजिक अनुभव भी, तो ये राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है कि इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के अनुसार कम या बढ़ जाती है। तो बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है, बच्चे ने वस्तु अस्थायित्व की नहीं हासिल की है, या जीववादी सोच बच्चे के विचारों को सीमित करती है, या बच्चा क्रमबद्धता की प्रक्रिया करने में अक्षम है। तो क्या होगा? यहाँ पर बच्चे में जो है संरक्षण के कौशल नहीं है, इस वजह से जो है कि ऐसा होता है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि पियाजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है? तो उनका जो दिया गया क्रम है दोस्तों, तो सबसे पहले है संवेदी चालक अवस्था,
उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेदी चालक चरण, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और फिर उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है? यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा कि सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास की अवस्था में जो है कि नेहा है इस टाइम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर। तो किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं? ले वाइगोस्की, जीन पियाजे, हॉवर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो किसके अनुसार यह करते हैं? तो निश्चित रूप से इन्होंने ले वाइगोस्की ने कहा था, पाड़ के बारे में बताया था। ठीक है, तो निश्चित रूप से क्या होगा? राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है कि ले वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? अनुकूलन, पुनर्बल, सांस्कृतिक परिवेश, आनुवंशिकता। ले वाइगोस्की की अगर बात करते हैं तो 3 चीज़ों की बात करते हैं। SCL की, सोशल कल्चर, लैंग्वेज की बात करते हैं। ठीक है, सामाजिक की, सांस्कृतिक की और भाषा की। इसमें एक ऑप्शन आपको मिल रहा है संस्कृति, तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? शरीर और वस्तुओं दोनों की कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? तर्क गणितीय बुद्धि, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि। तो इस तरीके की बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? तो छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, लय, ताल, मीटर, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, कहानियों व कविताओं को समझने व गढ़ने की क्षमता, प्राकृतिक रूपों जैसे जानवरों और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वत प्रकारों की वर्गीकृत करने की क्षमता। दृश्य या स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका बनेगा सबसे पहले पहला ये ऑप्शन कि छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। जैसे कि जो घर बनाते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं, वो जो है दृश्य या स्थानिक बुद्धि में शामिल होते हैं, उसके जो है कि ठीक है उनमें ये बुद्धि पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सहशिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा? जेंडर समता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर समानता। तो ये निश्चित रूप से अगर हम बात करें कि लड़कों के लिए एक लड़की की शिक्षक की टिप्पणी कि मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, यह जेंडर रूढ़िवादिता को क्या करता है? बढ़ाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए? उचित समावेशन, मानकीकृत मूल्यांकन, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, दृष्टिकोण में अन्वयता। तो अगर हम बात करते हैं विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक जो रणनीतियाँ होनी चाहिए वो उचित समावेशन की होनी चाहिए। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है कि सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, गलत आंसर है। यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। यह बच्चों की व्यक्तिगत व विशिष्ट जरूरतों को नहीं पहचानता। देखिए, नहीं पहचानता है, गलत है। यह शिक्षकों को मानसिक मंदबुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है। तो बिल्कुल बात यह भी गलत है। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15
कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। छात्रों में भय और तनाव पैदा करना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। असुरक्षा और हीनता की भावना पैदा करना? बिल्कुल नहीं। छात्रों के बीच तुलना करना? बिल्कुल नहीं। सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना? हाँ, ये जो है मूल्यांकन का निश्चित रूप से उद्देश्य होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, और आज के सेशन में हम लोगों ने किया बहुत ही महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चंस। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में हमें जरूर बताइए, और आगे और भी ऐसे प्रैक्टिस सेट डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।